मैंने उसकी छाती पर थरथराते हुए कहा, सुनो मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोगों को ठिकाने लगा दिया है और उनका टमाटो जूस बनाकर फेंक दिया है। यह सुनकर उसकी आंखें चौंधिया गई। तब तक क्लियर पास में आ चुकी थी और उसने पूछा, क्या हो रहा है? तो मैंने उससे कहा, मैं चिड़ियाघर से निकलते हुए इस जानवर को कुछ कह रहा था। आप हमें अंदर आने की इजाजत देंगे? क्लेयर ने उस लड़के की तरफ देखकर कहा, श्योर श्योर, आप अंदर आइए। फिर उसने मुझे कहा, आप अपनी कार को सामने गलियारे में खड़ी कर दीजिएगा। मैंने गाड़ी गलियारे में खड़ी कर दी और वापस आकर हम साथ साथ ऊपर की मंजिल के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगे। वो आदमी हमारे पीछे पीछे आने लगा। क्लेयर ने मुझे बताया कि वो बार बार मेरे कड़ों की तरफ देख रहा था। मैंने कहा कि अगर वो कड़ों के अलावा कुछ देखेगा तो उसे मैं पीस डालूंगा। तभी एक महिला हमारे पास आई। उसने मेरा कैप पकड़ा और मुस्कुराई। हम उसके साथ गलियारे में थोड़ा सा आगे आए। गलियारे में चारों तरफ पिंक कलर के पर्दे टंगे हुए थे और चारों तरफ शीशे भी इसी तरह लटके हुए थे कि उनमें आपका बिंब ज्यादा चमकता हुआ लगे। उस गलियारे के दाईं तरफ बार काउंटर था। मैंने सोचा कि हमारे पास इतना पैसा है, वो बहुत काफी होगा, और धीरे से यही बात क्लियर को भी कही। तुम चाहो तो हमेशा एक गिलास दूध का मंगा सकते हो और ये कह सकते हो कि तुम शराब नहीं पीते। मैंने चारों तरफ देखा और ये अंदाजा लगा रहा था कि क्या इस वातावरण में मैं बहुत दिनों तक रह सकता हूं। सामने से गलियारे को पार करके एक लड़की आई। शायद वो कैबरे डांसर थी। उसने बहुत जरूरी कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा था। जब वो मेरे पास आई, मैंने धीरे से कहा कि बेंत की कुर्सी पर मत बैठो। मेरा कहना उसको अच्छा लगा। वो आगे निकल गई और मैंने ये सोचा कि मुझे ये जगह पसंद आई। तब तक क्लेयर मेरे पास आ गई थी। उसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और ऐसा दिखाया कि हम बहुत खुश हैं। हमने हेड वेटर से कहा, हम यहाँ पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा समय बिताना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? निश्चित रूप से, उसने जवाब दिया और कहा, पहले आप ये तय करें कि आप क्या खाएंगे और फिर आप हमारी कॉकटेल बार में खाना पसंद करेंगे। कैबरे 11 बजे होगा और मैं आपके लिए फ्लोर के पास ही एक मेज रिजर्व कर दूंगा। मुझे महसूस हुआ कि वो बहुत ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। हमने तय किया कि हम खाने में क्या क्या खाएंगे और ये भी कि खाने के बाद हमारा प्रोग्राम क्या होगा। हमने अपने खाने का ऑर्डर वेटर को लिखवा दिया और उसने बताया कि हमारा खाना आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। फिर उसने व्यक्तिगत रूप से हमें कॉकटेल बार में पहुंचाया और बाईं तरफ खड़े हुए बारमैन को बुलाया। सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे सब तुम्हें प्यार करने लगे हैं, मैंने क्लेयर को मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। ये तुम्हारी वजह से है, लेकिन वो जानती थी वो गलत कह रही है। बारमैन ने हमारा इंतजार किया। वो भी अपनी आंखों से क्लेयर की बड़ाई कर रहा था, लेकिन मेरी तरफ देखते हुए भी उसकी आंखों में सम्मान का भाव था। मैंने 2 बड़े पैक का ऑर्डर दिया। हम दोनों एक सोफा पर बैठ गए। मैंने सिगरेट सुलगाई और देखा कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मैंने कोई चिंता नहीं की। हम अपने आप में बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद ही हमें गिलास दे गया। मैंने उसे टिप दी और वो वापस चला गया। हमने शराब पी और महसूस किया कि वो बहुत अच्छी थी। बार में बैठकर मुझे हैमिल्टन की याद आई और ये मैंने क्लेयर से कहा, उसकी बात मत करो, वो बहुत अजीब औरत है। उसने बोनस को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि जज ने उसे पहुंचाया है। मैं बोनस को अब ज्यादा पैसा दूंगा और उसके लिए यूनिफॉर्म भी बनवा दूंगा। मैं समझता हूं कि सब लड़कों के लिए वर्दी बनवा दूं। वो हंसी और उसने कहा, डार्लिंग, मुझे खुशी है कि तुम अपनी पिछली नौकरी को नहीं भूले। उसे भूल जाओ, मैंने कहा और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे बिना यह संभव नहीं है। उसने सिर हिलाया और मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बोली, मेरे मन में एक विचार आया है कि हम एक होटल क्यों न खोल लें। जो हमारे पास जगह है उसमें ग्राउंड फ्लोर को होटल बना देंगे और खाना बनाने का काम पिछली तरफ हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये ठीक है कि मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन इस तरह से मैं भी कुछ कमा पाऊंगी। ठीक है, मैं कल इस बात का पता करूंगा कि इन सब बातों में कितना खर्च आएगा। मैंने अपने चारों तरफ से बेखबर होते हुए उससे कहा। कुछ देर बाद ही मैंने महसूस किया कि क्लेयर मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही। मैंने देखा वो दूसरी तरफ देख रही है। मैंने पूछा, क्या सोच रही हो? वो हंसी नहीं, उसने अपना सिर हिलाया और दूर देखा, फिर कहा, तुम प्रॉमिस करो कि कोई हंगामा नहीं करोगे। मैं कोई हंगामा नहीं करता, मैंने उससे कहा। सामने एक आदमी खड़ा है, जब से वो आया है तब से मुझे घूर रहा है। उसने कहा, इस तरह से ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अब बस कोई सीन मत बनाना। मैंने कमरे के पार देखा
और एक सफेद जैकेट पहने हुए एक आदमी को बैठे हुए पाया। उसके बाल भूरे रंग के थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर कोई नई बात नहीं थी। मैंने उसे घूर कर देखा और वो एकदम दूसरी तरफ देखने लगा। अच्छा चलो अब उठें और खाएं। अगर वो वाकई में तुम्हें परेशान कर रहा है तो मैं उससे बात करूंगा। नहीं, तुम कुछ नहीं कहोगे। अब वे लड़ाई के दिन खत्म हो गए। हेड वेटर ने व्यक्तिगत रूप से हमें हमारी मेज तक पहुंचाया और खाने का थोड़ा सा सामान लाकर रख दिया। हमने आधा खाना खाया था कि वही आदमी अंदर आया। वो जाना पहचाना लग रहा था और जैसे ही वो मेज के पास से गुजरता लोग उसे नमस्ते करते। वो बिल्कुल मेरे पास आया और खड़ा हो गया। उसने क्लेयर को घूर कर देखा। क्लेयर ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो थोड़ी ही दूर एक मेज पर बैठ गया। उसने वेटर को बुलाया और एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। मैं सोचता हूं मैं उससे बात करूं। मुझे एकदम गुस्सा आ गया। नहीं, अभी नहीं, सारा मजा खराब हो जाएगा। तुम उसे भूल जाओ। और तब वो रेस्टोरेंट की स्कीम के बारे में बात करने लगी। लेकिन हमारा मन इस बात में नहीं लगा। अचानक मैंने देखा कि वो कुछ सख्त हो गई और मैंने उस तरफ देखा जिधर वो देख रही थी। मुझे अचंभा हुआ कि लीडिया हैमिल्टन अंदर और बिना किसी हिचक के उस आदमी के साथ मेज पर आकर बैठ गई जो अब तक क्लेयर को घूर रहा था। उस आदमी ने फिर से वेटर को हाथ से बुलाया। अब शायद हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा, मैंने कहा। मुझे इस औरत को यहां देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वो मेरा खाना खराब नहीं कर सकती। लेकिन एक क्षण बाद मैंने फिर देखा, वो आदमी फिर से क्लेयर को घूर कर देखने लगा था। मैंने लीडिया हैमिल्टन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्ती थी और वो उस आदमी की तरफ देख रही थी। हमारे लिए कोई मुसीबत हो सकती है, क्लेयर से मैंने धीरे से कहा। यह औरत किसी बात की शुरुआत भी कर सकती है। मैंने सोचा कि मैं इसे आगाह कर दूं। मैं ये बात कह ही रहा था कि हैमिल्टन ने सामने बैठे आदमी के चेहरे पर बहुत जोर से मारा। वो इस बात की आशा नहीं कर सकता था। वो कुर्सी से गिर गया और लीडिया बहुत जोर से चिल्लाई, अब आंखें उस औरत के चेहरे से हटाओ। मैं खड़ा हो गया और क्लेयर मेरी बाजू पकड़कर झुक गई। वो आदमी उठा और उसने हैमिल्टन को धक्का दे दिया और ऐसे शब्द बोले जो शरीफ के मुंह से नहीं निकलने चाहिए। लोग खड़े हो गए। एक औरत चिल्लाई और हेड वेटर धीरे धीरे उस कुर्सी की तरफ आने लगा। वो आदमी अभी भी लीडिया के पास में खड़ा उसे गालियां दे रहा था। तब उसने अपने जूते से उसे किक किया। इतने में मैंने अपनी बांह क्लेयर के हाथ से छुड़ा ली थी और उसकी तरफ कूदा। इतने में ही पिस्तौल चलने की आवाज आई और लीडिया के हाथ के पास धुएं की लौ दिखाई दी। वो आदमी एक दो बार अपने घुटनों पर मुड़ा और नीचे गिर गया। मैंने एकदम लीडिया के हाथ से वो पिस्तौल ले ली। उसने अपने खाली हाथ से मेरे मुंह पर मारा। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा और कहा, तुम अपनी इस लड़की को वहां क्यों नहीं रखते जहां ये औरों को तंग न करे। मैंने ये सुना और नीचे पड़े हुए आदमी को देखा। मैंने सोचा कि लीडिया इस मुसीबत से अपने को जल्दी नहीं निकाल सकेगी। मेरे लिए ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक अभिनेत्री जरा सी बात पर अपने मित्र को गोली से मार सकती है। जैसे ही ये पता चला कि वो आदमी मर गया है, हर एक आदमी दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन हेड वेटर उनसे पहले दरवाजे पर पहुंच गया और उसे बंद कर दिया। एक मोटा सा आदमी सबके सामने होकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया गया। भीड़ ने भी सोचा कि जाने की जल्दी क्या है। कृपया सब अपनी सीट पर बैठ जाएं, पुलिस आ रही है और कोई भी बिना इजाजत ये जगह नहीं छोड़ेगा। लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। लीडिया उस मृत व्यक्ति के पास अकेली खड़ी रही। उसकी नाक से अभी भी खून बह रहा था। वो अभी इतनी पिए हुए थी कि ये जान नहीं पा रही थी कि वो आदमी मर गया है। उसने उसे ठोकर मारते हुए कहा, खड़े हो जाओ, तुम मुझे डरा नहीं सकते। पर धीरे धीरे शायद उसने वास्तविकता को समझना शुरू कर दिया। पुलिस को पहुंचने में 6 मिनट लगे। 3 आदमी सादे लिबास में, 4 वर्दी में थे। साथ में डॉक्टर और एक फोटोग्राफर भी था। उन्होंने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। लीडिया के दिमाग में असली बात तब आई जब डॉक्टर ने वर्दीधारी आदमियों को सफेद चादर से उस व्यक्ति को ढक देने के लिए कहा। उसके मुंह से जबरदस्त चीख निकली। ओके सिस्टर, एक सिपाही ने कहा। शांत रहिए, चीखने से कुछ नहीं होगा। उसने कमरे के चारों तरफ देखा और मुझे भी। ये सारा दोष तुम्हारा है, उसने कहा। तुमने ही मेरी कार खराब कर दी थी। लोग कुर्सी पर खड़े होकर मुझे देखने लगे। उस सिपाही ने भी मेरी तरफ सख्त नजरों से देखा। मैं बैठ गया और पीछे देखने लगा। मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था। यह मेरे लिए परेशानी का क्षण था। लीडिया तेजी से मेरी तरफ बढ़ी, पर सिपाही ने उसे रोका। इसे यहां से ले जाओ। इसके बाहर चले जाने पर कमरे में शांति हो गई। वो कठिन सा लगने वाला आदमी मेरे पास आया और पूछा, इस मामले में मेरा कितना हाथ है? वो बहुत शराब पिए हुए थी, मैंने कहा। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मैंने सिर्फ उसकी पिस्तौल छीनी थी। ये कार की बात क्या है? सवेरे एक एक्सीडेंट हो गया था और कुछ नहीं। उसने नोटबुक निकाली
मेरा नाम पता नोट किया। मैंने उसे कैडिलैक के विषय में विस्तार से बता दिया था, पर क्लेयर को उस आदमी के द्वारा बार बार घूर कर देखने के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि उसने इसे क्यों मारा? नहीं, मैं उधर नहीं देख रहा था, पर इतना जरूर देखा कि अचानक उस आदमी ने इस स्त्री को नाक पर मारा और पैर से भी मारना शुरू कर दिया। मैं उस तक को गया, पर मेरे पहुंचने से पहले ही उसने इसे गोली मार दी। ओके, पर मुझे लगा कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ, पर काफी कुछ उसके दिमाग में स्पष्ट हो गया था। अच्छा, शायद आपकी फिर जरूरत पड़े। ठीक है, क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, आप जा सकते हैं। हम बाहर निकलकर डाइनिंग रूम की तरफ चले। गलियारे में आकर अच्छा लगा। हेड वेटर ने क्लेयर का शॉल तैयार रखा हुआ था, उसने उसके कंधे पर चढ़ा दिया। क्लेयर चुप थी। वो तब तक खड़ी रही जब तक एक लड़की मेरा कैप नहीं ले आई। सारा वातावरण तनाव से भर गया था। मैं पेट्रोलमैन को बुरा भला कहने लगा था, जिसके कारण हम यहां आए थे। 1 मिनट के लिए स्वीटहार्ट, मैंने उसका स्कार्फ लिया और उसके सिर पर बांध दिया। उसने सम्मान भरी नजरों से मुझे देखा। बाहर शायद प्रेस वाले आए हैं। यह जानकर मैंने क्लेयर का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। यह शायद पहली बार था कि मैंने भुगतान करने के लिए चेक नहीं दिया, और वेटर ने भी इसलिए नहीं मांगा होगा कि वो इतने खराब शाम के पैसे मांगना उचित न समझता हो। जैसे ही हम नीचे गली में पहुंचे, 4 आदमी बड़ी तेजी से हमारी तरफ आए। उतनी ही तेजी से मैंने क्लेयर का हाथ पकड़ा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। एक व्यक्ति मेरे पास आया और रुका। अंदर आओ, मैंने क्लेयर से कहा। इतने में एक तेज फ्लैश लाइट हमारे चेहरे पर आई। मैंने क्लेयर को कार में छोड़ा और नीचे आ गया। एक व्यक्ति के पास एक प्रेस कैमरा था। उसने पूछा, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिस्तौल कब्जे में की थी? जैक कायन, क्या ये सही है? नहीं, वो मैं नहीं हूं। कायन अभी भी अंदर ही है। मैंने उसका कैमरा छीन लिया, उसकी फिल्म निकाल ली और उसे फाड़कर उसे कैमरा वापस कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो गुस्से में था, पर मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि वो दूर गिरा और मैं गाड़ी में बैठ गया। मैं गलियारे से बाहर आ गया। क्लेयर इस सारी कार्यवाही के बारे में जानना चाहती थी। अब उससे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसको लॉयस स्पेंसर के फोन की बात बता दी और उसका विचार समझाकर बताया। मैंने कहा, मैं अपने आप झगड़ा नहीं कर रहा हूं। गाड़ी चलाते हुए मैंने सड़क की तेज रोशनी से असुविधा महसूस की। मैंने कहा, मैंने बेवकूफी की कि उन्हें वैसे ही छोड़ आया। मुझे चाहिए था कि तुम्हें किसी जगह रखकर उनसे निपट कर आता। यहां ये केस काफी गर्मा गर्म रहेगा। मेरा फोटो पेपर में छपता और जैसे ही लॉयस जानती कि हम कहां हैं, वे कुछ गड़बड़ कर सकते थे। इसलिए मैंने गलत नाम लिया और फिल्म छीन ली। मैं जानती हूं कि मैं क्या करने जा रही हूं, उसने कहा। मैं अपना घर उनके लिए नहीं छोड़ूंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे बिल्कुल डरने की बात नहीं। यह मैं जानता था कि वो यही कहेगी, पर असलियत यह थी कि हमारे विश्राम और शांति के क्षण अब समाप्त होने जा रहे थे। हमने सवेरे का अखबार देखा तो पढ़ा कि क्लम कुंड्स एक बड़ा फौजदारी का वकील हैमिल्टन के बचाव पक्ष का मुकदमा लड़ेगा। हमने सोचा कि वो हमें बुलाएगा, पर वो खुद आया। जैसे ही मैं काम खत्म करने लगा था कि वो पहुंचा। पहले मैंने उसे ग्राहक समझा, पर बाद में सही रूप का ज्ञान हुआ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, उसने कहा। मैं कुंड्स हूं, आपने मेरे बारे में सुना होगा। मैंने उसे ध्यान से देखा। मुझे मालूम था कि वो इसके पहले भी फिल्म वालों के कई मुकदमे लड़ चुका है। उसकी आंखें बहुत सख्त और तेज थीं। ठीक है, मैं कुछ समय दे सकता हूं, फिर मैंने खाना खाने जाना है। मैंने कहा, कुछ समय नहीं, ज्यादा चाहिए। तो बेहतर है कि घर चलो, मैंने कहा, और सोचा कि ये मुझे थोड़ी मुसीबत में डाल सकता है। फिर भी उसने कमरे में बैठते हुए कहा, आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैंने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूं, लेकिन यह बताने से पहले नहीं कि आपके दिमाग में क्या विचार है। यह मैं जानता हूं कि उसे किससे मिलना है, किससे नहीं। उसे मिलाने से डरते हो? उसने कहा। मैं हंसा। तुम समय बेकार कर रहे हो, जल्दी काम की बात पूछो। तभी दरवाजा खुला और क्लेयर अंदर आई। उसने एक हल्के नीले रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। वो लड़की लग रही थी। ओह, आई एम सॉरी। वो अंदर जाने लगी। आ जाओ, मैंने कहा। ये मिस्टर कुंड्स हैं और ये मेरी पत्नी है। ठीक है। उसने घूर कर क्लेयर को देखा। ये वैसी नहीं है जैसी तुमने सोचा होगा। ये तुम्हारे मुवक्किल ने कहा होगा। उन्होंने कहा होगा ये औरत सख्त और गंदी होगी। मैं सिर्फ देखना चाहता था मिस्टर कायन। अच्छा होता कि उस रात तुम खुद ही हार्वर्ड से निपट लेते। देखिए मिस्टर कुंड्स, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या सिद्ध करना चाहते होंगे। यह तुम्हारे पक्ष में जाता है यदि यह सिद्ध हो जाए कि क्लेयर हार्वर्ड को फंसाना चाहती थी, पर बात ऐसी नहीं थी। वैसे ये बात जूरी को कभी मान्य हो ही नहीं सकती।
हावर्ड लगातार क्लेयर की तरफ देखता रहा था। मुझे बुरा लग रहा था। मैं तो वही ठीक कर देता, पर यह नहीं चाहती थी कि कोई हादसा हो। हम पिछले 3 महीनों से बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ये हमारे घर से बाहर पहली रात थी। हैमिल्टन को भी यह बहुत बुरा लग रहा था कि हावर्ड लगातार क्लेयर को देख रहा है। उसने कुछ कहा होगा, पर इससे हत्या तो नहीं होनी चाहिए। वैसे किसी भी व्यक्ति को किसी महिला को इस तरह नहीं मारना चाहिए जैसे हावर्ड उन्हें मारा था। ये उसका हैमिल्टन के नाक पर मारना ही उसकी मृत्यु का कारण बना। मुझे आश्चर्य है कि यह हमेशा ही ऐसी लगी, उसने कहा। यह कोर्ट में भी ऐसी ही लगेगी यदि आप इसे वहां बुलाएंगे। वैसे इसका वहां बुलाना आपके केस को खराब करेगा। मैं नहीं सोचता कि मैं इन्हें बुलाऊंगा। अच्छा मिस्टर कायन, वाकई में अब वक्त खराब होगा। मैंने इनके बारे में और तरीके से सोचा था, पर वैसा है नहीं। वो उठा और चला गया। दूसरा व्यक्ति जो हमसे मिलने आया वो शहर का कानूनी सलाहकार था। उसके पास राजकीय मार्ग के स्टेशन की वो रिपोर्ट भी थी जिसमें लीडिया पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप था। जैसे ही उसने सुना कि लीडिया अपनी गलती को मेरे ऊपर थोपना चाहती है और सच कुछ और है, तो वो एकदम नाराज हो गया। उसको विश्वास हो गया था कि लीडिया एक खतरनाक ड्रिंकर थी। ये बात जूरी के सामने बड़ा पॉइंट होगी। मैंने उससे इसके बारे में बात करनी चाहिए, पर वो माना नहीं। दूसरे दिन सुबह प्रेस में छपा और सबको पता चल गया। सवेरे से ही लोग आने शुरू हो गए। आने वाले लोगों में वो लड़का भी था जिसका कैमरा लेकर मैंने फिल्म निकाल ली थी। उसने आते ही कहा, हेलो, तो तुम प्रचार नहीं चाहते हो? मेरा संपादक तुम्हें ठीक करेगा कि तुमने हमारी एक फिल्म क्यों फाड़ी। हमारे ऊपर चारों तरफ से फ्लैश लाइटें पड़नी शुरू हो गई। हमने बचने की बेकार कोशिश की। जब वे चले गए तो मैं ऊपर गया। मैंने बैट की पिस्तौल निकाली, साफ की और तेल दिया। थोड़े दिनों के बाद फिर से अपनी कमर में पिस्तौल लटकी देखकर कुछ अजीब लगा। मुझे अपनी प्रैक्टिस के कम होने का भी डर था। क्लेयर ने मुझे अभ्यास करते देखा। मैंने उससे कहा, मैं सोचता हूं कि तुम्हें कहीं भेज दूं। बैट मुझसे बदला लेना चाहता है। शायद इसके लिए वो तुम्हें तंग करेगा। सोचता हूं तुम्हें कहां भेजूं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब भागने से कोई फायदा नहीं। वे हमारे पीछे नहीं आएंगे। कई महीने हमें उनसे अलग हुए हो गए और वो मुझे अदालत में भी बुलाएंगे। यदि कुछ होगा तो वहां भी हो सकता है। मैं तुम्हारे बिना कहीं शांति से नहीं रह सकती। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने सोचा और निर्णय किया कि वो ठीक कहती है। हम उनका इंतजार करेंगे। मैंने कहा, मुझे अखबार वालों से बुरी खबर की आशा थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने पैराडाइज पाम की सारी कहानी मेरी फोटो के साथ छाप दी। उसमें किलियानी क्लाइबोल्ड के नाम भी थे। कुछ सप्ताह कुछ नहीं हुआ तो हमारा तनाव कम होने लगा, पर हम सतर्क रहते। मैं अपने पास पिस्तौल रखता, अभ्यास भी करता। मैंने अपनी स्पीड पा ली थी। हमने अपने घर के पास ही कुछ पुलिस के कुत्ते भी रख लिए थे, पर कोई भी व्यक्ति मुसीबत के इंतजार में ज्यादा नहीं रह सकता। 4 सप्ताह के बाद हम बिल्कुल स्वाभाविक हो गए। पहले हमें काफी घबराहट होती थी। कभी कभी लगता था कि अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फोन की घंटी बजते ही बड़ी अजीब नजरों से एक दूसरे को देखते थे, पर धीरे धीरे ठीक होते गए। पर मैं किसी भी कार को तब तक खुद नहीं देखता था जब तक कि उसके ड्राइवर को न देख लूं। लीडिया हैमिल्टन का मुकदमा 3 साल तक गर्मा गर्म रहा। उसके वकील ने अपराधी भाव मानकर मुकदमा लड़ा, लेकिन उसने कहा कि यह अपराध उत्तेजना में हुआ। उस मुकदमे में हमें नहीं बुलाया गया क्योंकि हमसे कोई मदद नहीं मिलती। मुकदमे के लगभग 1 माह बाद एक दिन जब मैं शाम का काम समाप्त कर चुका था कि फोन की घंटी बजी। घंटी सुनकर फोन उठाने लगा तो मैंने उसे रोका। मैंने फोन उठाया। वैसे ही एक कार स्टेशन में आई। कायन, एक स्त्री की आवाज थी। मैं उस आवाज को पहचान गया और मुस्कुराया। हेलो लायस, मुझे उम्मीद थी कि तुम फोन करोगी। क्या कुछ समय चाहते हो? मैं नहीं, तुम। और मैं हंस दिया, हालांकि मैं हंसना नहीं चाहता था। बैट कैसा है? मैंने पूछा। ठीक है, पर कायन, हमारा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम समझदार क्यों नहीं होती? तुम समझती हो मैं तुम लोगों की परवाह करता हूं? मैं तुम्हें और बैट को देख सकता हूं। उससे कहना कि पुलिस को हत्या के मामले में उसकी जरूरत है, और यह भी कि यदि तुमने जरा सी भी भूल की तो खूबसूरत जेल में तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारा उसके साथ होना तुम्हारे पर भी मुसीबत खड़ा कर सकता है। सुनो जनाब, काफी देर हो गई, हिसाब पूरा नहीं हुआ। अब मैं बैट के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अपने को संभालो, उत्तेजित मत हो। अपनी योजना बताओगी या गुप्त रखोगी? हम तुम्हारी लड़की को उठाकर लाएंगे और फिर तुम्हें अपने पास बुलाएंगे। एक खाली बंदूक लेकर? नहीं, अब की बार वो खाली नहीं होगी और न उसका खोल ढीला होगा। हम तुम्हारे पास सूरज निकलने से पहले ही होंगे। मैंने क्लेयर को कहा कि मैं 20 मिनट बाद आऊंगा
और वैन से कहा कि हाईवे पर ले चलो। फिर मैं पुलिस स्टेशन आया। मैंने लेफ्टिनेंट मैलोरी को पूछा। मैलोरी और मैं एक दूसरे को जानते थे। वो अक्सर पंप पर आता था। हमारे यहाँ उसे हमेशा ठंडी बियर मिलती थी। तुम्हारी क्या योजना है? उसने पूछा। मुझे संरक्षण चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा और हंसा। ये खूबी, तुम्हें सुरक्षा चाहिए? मुझे विश्वास नहीं होता। तुम्हारे जैसा आदमी। हाँ, मैं भी समझता हूं, पर पुराने दिन खत्म हो चुके। थोड़ा वक्त दो, मैं तुम्हें एक कहानी बताना चाहता हूं। मैंने उसे सारी कहानी सुना दी और अब बैट तथा लायस के इरादों से भी परिचित करा दिया। लेकिन तुम थॉमसन जैसे क्रूर व्यक्ति से नहीं डरे? अब किस बात का डर? वो हैरानी से बोला। नहीं, मैं किसी से नहीं डरता, पर अब ज्यादा जिम्मेदार हो गया हूं। मेरे मस्ती के दिन खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास एक पत्नी है, सर्विस स्टेशन है। अब तुम लोगों को कुछ करना चाहिए। ठीक है, हम तुम्हारे स्थान पर खोज खबर रखेंगे। हो सकता है बैट उस वक्त आए जब तुम वहां न हो, तब तुम उससे निपट लेना। यह तुम्हारा अधिकार होगा। मैंने अपना सिर हिलाया। क्या मुझे उप शासनाधिकारी बनाया जा सकता है? मेरे पास इस सड़क का परमिट भी नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बना सकता। हो सकता है डीए कुछ कर सके। मुझे एक विचार आया कि फेडरल ऑफिस में बैट की खोज है ना? उनसे बात करो। इस बीच में मैं तुम्हारे घर के चारों तरफ पेट्रोलिंग तेज करवा देता हूं। मैंने उसे धन्यवाद दिया और फेडरल ऑफिस की तरफ चला। 1 घंटे बाद मैं वहां पहुंचा, पर मैं एक पिस्तौल का परमिट लेकर ही बाहर निकला, साथ में एक पत्र भी, जिसके अनुसार मैं फेडरल ऑफिस के साथ अस्थायी तौर पर संयुक्त मान लिया गया। हॉस्किस को यह सब कुछ कराने में काफी परेशानी पड़ी। मुझे घर पर खाने में देर हो गई थी। क्लेयर चिंतित थी, पर जैसे ही उसने देखा उसकी चिंता जाती रही। तुम कहाँ गए थे? उसने पूछा। मैंने उसे लायस के विषय में बताया और पिस्तौल का परमिट और अधिकार पत्र भी दिखाया। अब मैं सरकार का आदमी हो गया हूं। कैसा लगा? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वो थोड़ी डरी, पर उसने अपना डर छिपा लिया। वो बोली, मुझे ये अच्छा लगा। एक सिपाही किचन में सेब खा रहा था। वो तुम्हारे आने तक मेरी देखभाल के लिए आया था। मैं हंसा और कहा, अब मैं बैठ के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं मालूम कि वे तुम्हारा पीछा करेंगे। लायस ये बात मुझसे नहीं कहती अगर उनका ऐसा विचार होता। 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। एक सिपाही हर 3 घंटे बाद आता और हालचाल पूछकर चला जाता। मैं अभी निश्चिंत नहीं था। मुझे मालूम था कि लंबे वक्त से पहले ही कुछ होने वाला है, और दूसरी रात वो कुछ हुआ। हम 11 बजे सोने के लिए चले गए। मैंने बेडरूम का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। खुली हुई खिड़की पर जाली लगा दी। अब कोई भी व्यक्ति बिना हमें जगाए अंदर नहीं आ सकता था। यह एक चांदनी रात थी। वेन 10:30 बजे तक व्यस्त रहा और अब व्यापार बंद करने का समय हो गया था। क्लेयर और मैं एक बड़े डबल बेड पर साथ साथ लेटे हुए थे। मैं आधी नींद में था कि मैंने एक कार उधर आती हुई देखी। पहले तो मैंने कोई चिंता नहीं की, पर अचानक कुछ आवाज आई और हम जागकर बैठ गए। क्लेयर ने मुझसे पूछा, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। क्या तुमने कुछ सुना? लगता है कि कुछ सुना, पर साफ साफ नहीं। हमने सुनने की कोशिश की, पर वहां चुप्पी थी। एक कार 1-2 मिनट पहले ही आई थी। मैंने देखा कि वो अभी गई नहीं। मैं फर्श पर खड़ा हो गया। मैंने वेन की आवाज भी नहीं सुनी। मैं खिड़की के पास आया तो देखा कि एक बड़ा फ्लाईमोव रास्ते के बीच खड़ा था। वहां न वेन था न ड्राइवर। मैं चुपचाप सुनने लगा। नीचे कंक्रीट पर कुछ कदमों की आहट आई। फिर कोई रुका। एक स्त्री की छाया मेरी नजरों के सामने आई। मैं तब तक उसे नहीं देख सकता था जब तक कि मैं खिड़की के बाहर झांक कर न देखूं। मैंने ऐसा नहीं किया, पर परछाई को देखने लगा। अचानक मुझे बिजली का झटका लगा। मैंने उस छाया को पहचान लिया। मैं जल्दी से घूमा और पिस्तौल हाथ में ले ली। क्या वे आ गए हैं? क्लेयर ने पूछा। हो सकता है, मैंने कहा। नीचे एक स्त्री है, शायद लॉयस। ठहरो, मैं देखता हूं। वो बिस्तर से उठी और मुझे पकड़ लिया। मत जाओ प्लीज, हम पुलिस को बुला लेते हैं। बैट तुम्हें बाहर करना चाहता है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, हम पुलिस को बुलाएंगे। तुम कपड़े पहन लो। मैं कमरे के बाहर आ गया। सीढ़ियां उतरी। अंधेरा था, अतः मैं सतर्क होकर चलने लगा। मुझे चलने का ढंग क्लार बोल्ड ने बताया था। अब मैंने उसका प्रयोग किया। मैं गलियारे में पहुंच गया। सामने वाला दरवाजा पार किया। वहां फोन रखा था। मैं अंधेरे में ही वहां पहुंचा। फोन उठाया, पर वो काम नहीं कर रहा था। उन्होंने तार काट दिए थे। मैं खिड़की पर पहुंचा, बाहर झांका। फ्लाईमोथ अभी भी वहीं पड़ा था। मैं उस स्त्री को नहीं देख पाया, पर मैंने दफ्तर के पास एक छाया सरकती देखी। पर यह वेन भी हो सकता था, या कोई कुत्ता भी। मैं फिर गलियारे में आ गया। क्लेयर फ्लैश लाइट लेकर सीढ़ियों के सिरे तक आ गई थी। मैंने धीरे से उसे लाइट न जलाने को कहा। क्या पुलिस आ रही है? उसने पूछा। लाइन कटी हुई है, यहीं ठहरो, मैं उन्हें देखने जाता हूं। बाहर मत जाओ।
मैं जानती हूं कि वे यही चाहते हैं। वे दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। मैंने सोचा वो ठीक थी, नहीं जा रहा। मैं किचन की तरफ आ गया। यहां तक आने में मुझे हाथों और घुटनों के बल चलना पड़ा। मैंने किचन की खिड़की से बाहर झांका। बाहर नीचे लाइस स्पैंस खड़ी थी। मैंने उसे ठीक तरह से देख लिया था। वो काले रंग की स्लेप्स और कोट पहने थी। वो ऊपर की खिड़की पर देख रही थी और मैं उसे शूट कर सकता था, पर एक औरत को मारना मुझे अच्छा नहीं लगा। क्लेयर भी मेरे पास आ गई। हम लायस को देखते रहे, वो ऊपर की खिड़की को। मैं उसे डरा सकता हूं, मैंने कहा, पर जब तक बैट नहीं दिखता मैं कुछ नहीं करूंगा। वो कहाँ है? उसने पूछा। मैंने उसे अभी नहीं देखा। जब देखूंगा तो उसके सिर पर एक बड़ा छेद बना दूंगा। लायस अचानक मुड़ी और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ गई। तभी अचानक कोई ठोस चीज कंक्रीट पर गिरी। क्लेयर ने पूछा, ये क्या है? मुझे नहीं मालूम। मुझे वेन की चिंता लगी हुई थी। यदि उन्होंने उसे मारा तो वो बेकसूर मारा जाएगा। क्लेयर ने मुझे पकड़कर कहा, कुछ करना नहीं। नहीं, पर मैं सामने वाले कमरे में जाता हूं, शायद वहां से कुछ पता चले कि क्या हो रहा है। वो भी मेरे साथ आई। जैसे ही हम गलियारे में पहुंचे, एक भयानक चीख सुनाई दी। यह चीख सामने वाले कमरे के दरवाजे से आई थी। मैं आगे बढ़ा, पर क्लेयर ने मुझे पकड़ लिया। ये एक जाल है, ठहरो और सुनो। मैं रुका तो सुना कि कार का इंजन स्टार्ट हुआ, गियर लगे और कार रास्ते पर खिसकी। मैंने पर्दे हटाकर झांका तो देखा कि फ्लाईमोथ रास्ते पर जोर से घिसट रहा था। वो घूमा और बड़े रास्ते पर पहुंचा। लॉयस स्पैंस कंक्रीट पर हवा के खंभे के साथ लेटी हुई थी। मैं सामने वाले दरवाजे पर कूदा। ठहरो, मैंने क्लेयर के हाथ को दूर करते हुए कहा और दरवाजा खोला। नहीं, वो चिल्लाई नहीं। मैं एकदम बाहर आ गया और लॉयस के पास पहुंचा। वो उठने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा भय से कांप रहा था। उस पर एक लाल नीला निशान बन गया था। उसे गहरी चोट लगी थी। उसने गैस पंप के फ्यूज को जला दिया। लॉयस ने मुझे देखा और कहा, मुझे यहां से निकालो। मैं गॉड, हम नरक में पड़ जाएंगे। उस बदमाश चूहे ने दोहरी चाल चली है। उसने मेरा पायजामा पकड़ लिया। मैंने छुड़ा लिया, किंतु उसके हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा रह गया था। क्लेयर, जल्दी जाओ, मैंने कहा। मैं घर के दरवाजे की तरफ भागा और फिर क्लेयर को बुलाया। अचानक गैस पंप का मुंह खुला। एक लाल नीली पीली लौ बाहर निकली। अंधेरे को चीरती वो तेज हो गई और एक भयानक आवाज तक मैं होश में रहा। मैंने क्लेयर को देखा। उसके हाथ चेहरे पर थे, आंखों में डर था। मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता था। तभी एक धमाका हुआ और मैं नीचे गिर गया। फिर भी मैंने संघर्ष किया, घुटनों के बल उठा। मैंने देखा कि घर कांप रहा है। मैंने फिर आवाज देने की कोशिश की, पर जमीन कांपी। धमाके ने मुझे घेर लिया और मैं दूर जा गिरा। पर मेरा घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया था। तुम अब अंदर आ सकते हो, नर्स ने कहा, पर उसे उत्तेजित मत करना। वो अभी भी डर से घबराई हुई है। मैं कुछ कहना चाहता था, पर नहीं कह सका और दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। क्लेयर सामने ही छोटे से बिस्तर पर लेटी थी। उसके सिर पर पट्टियां बंधी थी। उसके दाएं हाथ पर भी पट्टियां थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसकी आंखें मुस्कुराईं। मैं उसके पास आकर खड़ा हो गया। हेलो, उसने कहा। हम बच गए डार्लिंग। हाँ, हम बच गए, मैंने कहा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, वो शायद अंतिम सांस का दिन था, बिल्कुल आखिरी। मैंने सोचा हम फिर नहीं मिल सकेंगे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं भी तो बड़ी सख्त जान हूं, वो बोली। सब ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा नहीं जली हो। तुम फिर से उतनी ही प्यारी लगोगी जैसी पहले थी। मुझे अपनी चिंता नहीं थी, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पत्नी बदसूरत हो। कौन कहता है कि मेरी बीवी सुंदर नहीं है? मैंने उसके हाथ को चूमते हुए मजाक में कहा। उसने मेरा हाथ कसा और मुझे देखने लगी। हमारे घर का कुछ भी नहीं बचा है ना? हाँ, सब नष्ट हो गया। फिर मुस्कुराते हुए मैंने कहा, यह एक अच्छा घर था, नष्ट हो गया। अब क्या करोगे? चिंता मत करो, मैं और बना लूंगा। जैसे ही तुम ठीक होगी मैं फिर से बनाना शुरू कर दूंगा। हम तुम्हारा वो रेस्टोरेंट बनाएंगे। हमारा स्टेशन इंश्योर्ड था, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी। कुछ समय लगेगा, पर शायद आगे के लिए ठीक हो जाए। अब मैं अपना स्टेशन सड़क के किनारे बनाऊंगा। उन लोगों का क्या हुआ? लाए सही है, मैंने कहा। वो बहुत जल गई है। डॉक्टर को उसके ठीक होने में संदेह है। इसका मतलब वो मर जाएगी? शायद। मैंने सिर हिलाया। और बैट का क्या हुआ? बैट को उन्होंने पकड़ लिया है। वो एक पुलिस गाड़ी में भागा था। उसके बारे में सोचने की कोई बात नहीं। मैं नीचे झुककर अपने जूते ठीक करने लगा। अब मैं उससे आंखें नहीं मिलाना चाहता था। शायद उसे पता चल जाए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि तुम्हारी मुसीबत वाकई में खत्म हो गई? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे ही तुम यहां से मुक्त होगी हम फिर से जिंदगी शुरू करेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और तनाव से मुक्त हो गई। मैंने उसका हाथ चूमा और थपथपाया, फिर कमरे से बाहर हो गया। एक नर्स बरामदे में मेरा इंतजार कर रही थी। मिस स्पेंस ने आपको याद किया है।
वो बोली। ओके, पर अब वो कैसी है? नर्स ने सिर हिलाया। वो बुरी तरह जल गई है, ज्यादा देर तक वो जिंदा नहीं रह सकती शायद। मैं उसके साथ लॉयस के कमरे में गया। एक सिपाही बाहर था। उसने मुझे नमस्कार किया। मैंने लॉयस को देखा। वो लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर तो विशेष निशान नहीं थे, पर उसकी छाती बुरी तरह जल गई थी। मैं उसके पास खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखने की कोशिश की और मेरे चेहरे की तरफ मुंह घुमाया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। हेलो जुआरी, तुम बड़े भाग्यवान हो। मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। उसने अपने होठ काटे और कहा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। तुम शांत हो जाओ। तुम बुरी तरह से जल गई हो। तुम्हें अंदर की ताकत चाहिए। मैं जानती हूं अब मैं नहीं बचूंगी, पर मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ओके, कहो क्या कहना है। आदमियों के साथ मेरा दुर्भाग्य ज्यादा रहा। जॉन गोमेज के अलावा सबने मेरा शोषण करना चाहा। जॉन को मैं बहुत चाहती थी कायन। जब वो मर गया तो मैं पागल हो गई, पर मुझे तुम्हें छोड़ देना चाहिए था। रात की बात में मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी तुम भाग्यवान हो। तुमने कुछ बुरा नहीं किया। तुमने मेरा घर नष्ट कर दिया, मेरा बिजनेस चौपट कर दिया, और तुम क्या कर सकती थी? पर तुम अभी भी जीवित हो, तुम्हारी पत्नी भी। पर जॉन नहीं है, मैं भी नहीं रहूंगी। इन बातों को छोड़ो, इनसे कुछ नहीं होगा। बैट ने दोहरी चाल चली है, उसने नफरत से कहा। और तुम क्या सोचती थी? सांप अपनी मां को भी नहीं छोड़ता। वो मेरा अपराध है। मैं उसको साथ लेकर तुमसे समझौता करना चाहती थी, पर उसको लगता था कि मैं उसके साथी हो गई हूं और तब तक चुप रहूंगी जब तक ये सब कुछ खत्म न हो जाए। पर मैं उसे पसंद कैसे कर सकती थी? मैंने उसकी उपेक्षा की, ये मैंने उससे कह भी दिया था। अतः उसने मुझसे बदला ले लिया। मैं कुछ नहीं बोला। यह मैंने उसे बताया था कि गैस पंप का विस्फोट कैसे किया जाए। 1 सप्ताह तक उसे सिखाती रही। वो मेरे बिना यह काम नहीं कर सकता था। वो तुम्हें शूट करना चाहता था, पर मैं ज्यादा चालाकी बरतना चाहती थी और मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी के साथ घर में बंद आग की लपटों में जलते देखूं। उसके प्रति इन बातों से मुझे नफरत नहीं हुई। वो मर रही थी। उसने जो कुछ किया उसका फल मिल रहा था। तुम बैट को नहीं छोड़ोगे, उसने अचानक कहा। ठीक है, पर वो है कहां? तुम क्या करोगे? उसे शूट करूंगा या गिरफ्तार करा दूंगा। मुझे अब किसी की भी चिंता नहीं। मेरी इच्छा है कि उसके साथ वैसा ही हो जैसा मेरे साथ हुआ। वो कहां है? वो अब तक मेरे घर से निकल चुका होगा। वो छोटे लॉयस के पास जाएगा। तुम उसे वहां खोज सकते हो। वहां और कोई छुपने की जगह नहीं जानता। और उसने मुझे छोटे लॉयस का सैन फ्रांसिस्को वाला पता दे दिया है। यह कौन है? सिर्फ एक लड़का। जरा ध्यान रखना, वो चलते हुए आदमी के सिर पर भी छेद कर सकता है। तुम जाओ और किसी भी तरह बैट को पकड़ लो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैंने खड़े होते हुए कहा। बाहर आकर मैंने देखा कि टिम डुआल मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें उम्मीद थी? उसने हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही हमने अखबारों में पढ़ा, मैं यहां जहाज से आया। सबने मिलकर किराए का प्रबंध किया। वे भी आना चाहते थे, पर नहीं आ सके। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, होनी चाहिए। हैरी भी जल्दी आएगी, वो गाड़ी से आ रही है। लड़की कैसी है? ज्यादा बुरी नहीं, वो 1 आध महीने में ठीक हो जाएगी। वाकई में ये सब कुछ काफी भयानक था। तुम्हारे लिए एक काम है टिम, मैं जानता हूं, इसलिए मैं आया हूं। बैट? हाँ, बैट। क्लेयर की देखभाल सिर्फ तुम कर सकते हो जब तक वो सुरक्षित है। मैं काम कर सकता हूं, बहस मत करना। मैंने आगे कहा, बैट खतरनाक है। वहां फिर सब कुछ खत्म करने आ सकता है। तुम यहीं रहो, जब तक तुम यहां हो वो सुरक्षित है। ठीक है। मैंने उसके गाल पर चुटकी काटी और कहा, एक बात और, कि मैंने क्लेयर को कहा है कि बैट जेल में है। तुम यहीं ठहरो, मैं ये काम खत्म करके आता हूं। और इससे पहले कि वो कुछ कहे, मैं वहां से चल दिया। टैक्सी ड्राइवर ने मकान दिखाया और रोक दिया। वो बोला, बस मैं यहीं तक तुम्हें ला सकता था। वो व्यक्ति नीचे गलियारे में है, यदि वो वही है जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं बाहर आ गया, नीचे झांका, गलियारा देखा। उसके सिरे पर 2 व्यक्ति खड़े थे। क्या मैं ठहरूं? उसने कहा। यह तुम्हारा घर तो नहीं है? वहां अंधेरा था। समुद्र के पानी में बिल्डिंग की छाया पड़ रही थी। गली का सिग्नल लैंप पीली रोशनी का था। दूर समुद्र में जहाज का सायरन बज रहा था और समुद्र किनारे की दीवार से टकराकर पानी की परिचित आवाज आ रही थी। मैंने सिगरेट सुलगाई, आगे बढ़ा। छोटे लॉयस ने रहने के लिए एक एकांत जगह चुनी थी। आसपास के मकान पुराने हो चुके थे, उन्हें गिराया जाना था। टैक्सी ड्राइवर ने बताया था कि इन्हें खतरनाक घोषित किया जा चुका है। एक भूखा कुत्ता किनारे की छाया से आया और मेरे पैरों पर लिपट गया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। कुत्ता मेरे पीछे पीछे आया। लॉयस की जगह इस लाइन में अंतिम थी। मैंने अपनी सिगरेट फेंक दी। यह बिल्डिंग 3 मंजिला थी।
कोई प्रकाश नहीं था। ये बहुत बियाबान और ऊबड़ खाबड़ जगह लग रही थी। मैंने बिल्डिंग के पिछले वाले हिस्से को देखना चाहा, पर वहां ताला लगा हुआ था। ताला मजबूत था। मैं फिर बिल्डिंग के सामने आ गया। पहले एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो नहीं खुला। फिर दूसरी एक खिड़की पर जोर मारा, वो भी नहीं हिली। फिर एक तीसरी खिड़की का सिरा जरा सा ऊपर उठाकर देखा। उसकी पकड़ मैंने खींचा तो एक बार जोर से तड़ाक की आवाज हुई। मैंने उसे फिर अंदर धकेला। आवाज फिर हुई, पर अब की बार कम थी। मैं अंदर आ गया था और मैंने अपने हाथ में पिस्तौल ले ली। फिर मैंने दूसरी अंदर वाली खिड़की पर कोशिश की। वो आसानी से खुल गई। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो सिर्फ अंधेरा था। एक टॉर्च निकाली, कमरा देखा, वो गंदा था। पर मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने कमरे के फर्श पर पैरों के निशान और दरवाजे पर हाथों के निशान देखे। लग रहा था कि यहां दसियों वर्षों से कोई नहीं रह रहा था। मैं दरवाजे पर पहुंचा, हैंडल घुमाया और दरवाजा अपनी तरफ खोला। सुना, वहां कोई आवाज नहीं थी, पर एक लैंप जल रही थी। मैंने टॉर्च अपनी जेब में रखी। मैं कमरे से गलियारे में आ गया। सामने एक दरवाजा था। दाईं तरफ बड़ा सा एक और दरवाजा था। बाईं तरफ सीढ़ियां थी, वे टूटी फूटी हुई थी। मैं कमरे के सामने वाले दरवाजे पर गया। मैं सतर्क था। कुछ क्षणों बाद मैंने लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट सुनी। मुझे आश्चर्य नहीं होता यदि यह पता चलता कि बैट कमरे के पीछे है। मुझ में कोई उत्तेजना नहीं थी। मैं उसे मारने आया था और मैंने सोचा कि मैं उसे मार डालूंगा। अचानक मेरा हाथ दरवाजे के ऊपर एक पीतल के कुंदे पर पड़ा। मैंने उसे हल्के से घुमाया। उसमें से कोई आवाज नहीं आई। फिर मैंने उसे धकेला। वो एक छोटा सा कमरा था। उसमें मध्यम रोशनी थी और लकड़ी के पैकिंग केस दीवार से सटे रखे थे। बीच में एक कुर्सी और मेज थी। पास में ही एक बिस्तर था जिस पर एक चादर बिछी हुई थी। लॉयस मेज पर बैठा था। उसके हाथ में ताश के पत्ते थे। वो कोई उलझन भरा खेल खेल रहा था। जैसे ही मैं कमरे में आया, उसने अपना सिर ऊपर किया। छोटे लॉयस की पीठ पर एक छोटा सा कुबड़ था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी विस्फोट के बाद हुआ हो। उसकी भौहों के नीचे छोटी सख्त आंखें थीं। उसका बेडौल मुंह मुझे देखते ही खुला रह गया। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा वैसे रहो, और अपनी पिस्तौल उसकी तरफ तान दी। उसका चेहरा सख्त हो गया, पर उसने फिर से अपने हाथ जेब में छुआने शुरू किए। मैं कमरे के अंदर आ गया, अपनी एड़ी से दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे हक्का बक्का होकर देखने लगा। तुम क्या चाहते हो? लड़खड़ाती आवाज में उसने पूछा। मेज से उतर जाओ। और मैं कुछ कदम और आगे बढ़ गया। उसे हिचकिचाहट हुई। उसने लकड़ी का बक्सा जिस पर वो बैठा था पीछे खिसकाया और खड़ा हो गया। खड़े होते ही कोई चीज नीचे फर्श पर गिरी। मैंने देखा वो एक तेज चाकू था। पीछे दीवार से लग जाओ, मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। वो पीछे हटा। उसने कंधे तक अपने हाथ उठा लिए, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। आगे बढ़कर मैंने चाकू उठाकर जेब में डाल दिया। बैट कहाँ है? मैंने पूछा। उसकी आंखें भींची। उसे कौन बुलाता है? तुम सिर्फ कहो वो कहाँ है, मैं जल्दी में हूं। तुम गलती पर हो। मैं किसी बैट को नहीं जानता। तुम जल्दी बताओ, तुम कौन हो? शायद इस रैकेट में नए हो, मुझे नहीं जानते। मैं सबका मित्र हूं। मेरे नहीं, मैंने कहा और अपनी पिस्तौल के कुंदे से उसके मुंह पर वार किया। उसने अपना सिर पीछे हटा लिया, पर उसके चेहरे पर एक लाल रेखा उभर आई। बैट कहाँ है? मैंने पूछा, और जैसे ही उसने मुझे घूर कर देखा, मैंने फिर उसके मुंह पर चोट की। मैं इसी तरह सारी रात पूछता रहूंगा, बैट कहाँ है? उसने छत की तरफ इशारा किया। ऊपर के कमरे में, दरवाजा सीढ़ियों के सामने है। उसने मुझे धीमे शब्दों में गाली दी। अकेला है? मैंने पूछा। हाँ, उसने कहा। मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखा। वो खतरनाक लग रहा था, अतः उसे ऐसे छोड़ना ठीक नहीं था। मैंने उसे लड़ाई के लिए उत्तेजित करना चाहा, पर यह विचार ठीक नहीं लगा। मैंने अपनी पिस्तौल नीचे की, कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इससे तुम्हें यह तकलीफ नहीं होती। इतने में दो लंबे बाजू मेरी तरफ बढ़े। ऐसा लगता था जैसे वे प्लास्टिक के बने हों। मैंने सोचा मैं उनकी पहुंच के बाहर हूं, पर वे अचानक मेरे ऊपर आ गए। दो हाथों ने मेरी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ धक्का दिया। उसने मुझे 2 बार झटका दिया, मेरी गर्दन पर चोट की। मैं उसके विरोध में कुछ नहीं कर पाया और उसका दबाव अपनी गर्दन पर महसूस किया। मेरी चेन गिर गई थी, वो भी उसने उठा ली। मैंने उसकी कलाई पर चोट की, फिर पेट में। वो दोहरा हो गया, पर जैसे ही मैं उस पर कूदा, उसने अपने हाथ से मेरे सिर को पकड़ लिया। यह ऐसा ही लगा जैसे सिर पर चोट की हो। मैं साइड में लेट गया। मेरे कानों में घंटियां सी बजने लगी। मैंने देखा कि 2 लंबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें पकड़ा, उन पर झूल गया और नीचे गिरा। फिर वो मेरे पास ही गिर गया। उसने फिर सिर पर चोट करने की कोशिश की। मैं हट गया। मेरे हाथ में अभी भी पिस्तौल थी। मैंने उसके चेहरे पर वार किया। वो दर्द से कराहा। उसने अपने मजबूत पंजों से मेरे शरीर को पकड़ा। मैंने उसके चेहरे पर वार करना जारी रखा। वो मेरे ऊपर था, इसलिए चोट गहरी तो नहीं पड़ी,
और उसका चेहरा छिद गया था। वो पीछे हटा और चिल्लाने के लिए मुंह खोलना चाहता था कि मैंने कहा, जरा भी बोले तो मैं तुम्हारे सिर पर चोट करूंगा। मेरी पिस्तौल की नली उसके मुंह के पास थी। वो डर गया था। उसने दूर होने की कोशिश की, पर मैंने उसकी गर्दन पर पिस्तौल तान दी। उसने मेरी कलाई पकड़ ली और खींचने लगा। मैंने फिर वार किया और पिस्तौल उसके दांत पर लगी, पर उसने खुद को ऊपर उठा लिया था। लेकिन मैंने फिर उसके पेट में चोट की। वो गिर गया। उसकी उंगलियों से खून निकलने लगा था। मैंने उसकी आंखें देखी। वो बेहोश हो गया था। खड़े होकर मैंने अपने आप को संभाला। मेरे पैर कमजोरी महसूस कर रहे थे। हम कुछ मिनट ही लड़े थे, पर यह एक अनुभव था। वो काफी ताकतवर था। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां अच्छी नहीं थीं। मैं ऊपर चढ़ गया और सुनने की कोशिश की। एक कमरे में एक स्त्री की आवाज आई। एक आदमी उसे चुप करा रहा था। मैं रास्ते में ही आगे बढ़ा और दूसरी सीढ़ियां चढ़ने लगा। मेरे पीछे एक दरवाजा खुला। मैंने देखा कि एक गंदी सी औरत आधी रास्ते में और आधी कमरे में होकर गिर पड़ी। उसके बाल खुले हुए हैं। मुझे बचाओ, उसने दीवार की तरफ देखकर कहा। फिर एक आदमी रास्ते में आया और औरत को बालों से पकड़कर कमरे में कर लिया। दरवाजा बंद होते ही स्त्री चिल्लाने लगी। उसे छोड़कर मैं आगे बढ़ा। ये एक साक्षात नरक था। मैंने सोचा और बढ़ गया। एक लैंप सीढ़ियों में जल रहा था। मैं रुका और कुछ सुनने की कोशिश की। अगर लॉयस ने झूठ नहीं बोला तो मैं बैठ के कमरे के दरवाजे के बाहर आ गया था। मैं बाहर खड़ा रहा, रुककर कुछ सुनने लगा। एक औरत कह रही थी, हे भगवान, मैं इस सबसे तंग आ चुकी हूं। बैट ने कहा, तुम जहन्नुम में जाओ, मैं भी तंग आ चुका हूं। मैंने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। एक काले अंडरवियर में एक लड़की खड़ी थी। उसकी टांगे और पैर नंगे थे। वो एक मेज के पास खड़ी थी जहां पर खाना रखा था और शराब की बोतलें भी। उसने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वो घूमी और मेरी तरफ देखा। मैं सिर्फ यही देख पाया कि बैट सामने खड़ा है। लड़की सीधी उसके सामने खड़ी थी। बाहर जाओ, तुम गलत कमरे में आ गए हो, उसने कहा। मैं बैट से मिलना चाहता हूं, मैंने कहा। उसने पिस्तौल देखी और चीखी, मुझे बैट चाहिए, रास्ते से हट जाओ। मैंने भी चीख कर कहा। बैट ने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया। उसने लड़की को अपनी छाती से लगा लिया और उसके कंधे से झांक कर मुझे देखने लगा। हेलो, उसने कहा। इस लड़की को अलग हटाओ, मैंने कहा। उस लड़की ने हटने की कोशिश की, पर बैट ने उसे आसानी से पकड़े रखा। तुम चुप रहो, उसने उसके कान में कहा। उस लड़की ने घूरने की कोशिश छोड़ दी। उसकी आंखों में डर उभर आया था। वो बच्चे की तरह पिस्तौल की तरफ देख रही थी। मुझे इस बात से हैरानी हुई कि बैट ने अपनी पिस्तौल क्यों नहीं निकाली। फिर मैंने देखा कि उसकी पिस्तौल मेंटल पीस पर पड़ी थी और वो उसकी पहुंच के बाहर थी। मैं हंसा, तुम बड़े लापरवाह हो। मैं कमरे के उस तरफ कूदा। बैट भी घूमा। उसने अभी तक लड़की को पकड़ रखा था। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। बैट लड़की को लेकर उधर से हटता गया और गलियारे में आ गया। दरवाजा बंद हो गया था। मैंने पहली पिस्तौल जेब में रखी। अपनी पिस्तौल को हाथ में लिए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। खोला, बाहर गलियारे में अंधेरा था। कुछ लोग बाहर आ गए थे। अगर बैट अकेला होता तो मैं उसे अब तक मार देता, पर बहुत ज्यादा नहीं मारना चाहता था। मैं धीरे से चलने लगा तो बैट चिल्लाया, माइक, मेरी पिस्तौल मुझे दे दो। मैं आवाज की तरफ बढ़ा। वो अभी भी लड़की को पकड़े हुए था। बाहर आओ, तुम चूहे। मैंने लड़की का हाथ पकड़ लिया था। उसने मुझे धक्का दिया। बैट अभी भी उसके पीछे था। मैंने लड़की को छोड़ दिया। किसी ने मेरे पेट पर चोट मारी। एक क्षण को मैं घबरा गया। मैंने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कदमों की आवाज सुनी। एक आदमी तेजी से आया। उसने मुझ पर फायर किया, पर वो गोली मेरे सिर के ऊपर से दीवार पे जा लगी। मैंने उसकी आंखों के बीच शूट किया। वो नीचे गिर गया। मैंने बैट की आवाज सुनी। वो अभी भी लड़की को पकड़ने में सफल हो रहा था। जैसे ही मैंने उस पर कूदने की कोशिश की, उसने लड़की को मेरे ऊपर फेंक दिया। वो चिल्लाई और शैल की तरह हवा में उछलकर गिर पड़ी। बैट नीचे सीढ़ियों पर भागा। मैंने फायर किया और गहरे अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश की। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे खींचा, पर उसके हाथ में थोड़ा सा कपड़ा आया और मैं आगे बढ़ गया। जैसे ही बैट ने फायर किया, मैं झुक गया। उसने 3 फायर किए। मैं सीढ़ियों की तरफ रेंगने लगा। अच्छा, तुम वहां हो, अब की बार तुम नहीं बचोगे, बैट चिल्लाया। वो लड़की फिर से चिल्लाने लगी। मैंने अपना रेंगना जारी रखा। आधे रास्ते पर एक लाश महसूस हुई। मैंने उसे देखा, वो मर गया था। उधर बैट ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम चुप नहीं हुई। ये तुम क्या कर रहे हो, पिस्तौल हटाओ। पर तभी एक फायर हुआ और शांति छा गई। मैंने बैट के घूमते ही छवि देख ली थी। मैंने फायर किया। शायद उसने भी देख लिया था, इसीलिए उसी वक्त फायर किया। उसकी गोली मेरे गाल के पास से गुजर गई। मैंने देखा कि वो खड़ा हुआ था। मैंने फिर फायर किया। वो गिर गया। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। वो लड़की अपनी पीठ के बल लेटी थी।
उसका आधा चेहरा बैट की पिस्तौल से छलनी हो गया था। बैट भी उसके पास ही खड़ा था। मैंने उसे हिलाया, वो हिला। उसने खाली आंखों से मुझे देखा। अब बस बहुत हुआ बैट, मैंने उसके कान पर पिस्तौल रखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं पिस्तौल चलाता, उसकी आंखें घूम गईं। मैं खड़ा हो गया। मेरे हाथ से खून निकल रहा था। मेरे चेहरे से भी खून टपक कर मेरे कॉलर में आ रहा था, पर मैंने चिंता नहीं की। सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने सोचा अब मैं वापस जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकता हूं। मेरे हाथ में अभी पिस्तौल थी। मैंने उसे देखा और सोचा, क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? अब शायद मुझे इसकी जरूरत न पड़े, या शायद पड़े। पर अब मैं ठीक तरह से सेटल होने की कोशिश करूंगा। मैं उस अंधेरे से अपने प्रकाशमय भविष्य के लिए क्लेयर के पास जाने के लिए बाहर आ गया। आप सुन रहे थे खून का बदला, लेखक जेम्स हेडली चेज।